साथियों, आज हम आपके बीच आदिवासी महिला परंपरा और वर्तमान लेकर आए हैं। साथियों से आग्रह है कि फेसबुक से जो जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पेज से वो जुड़ जाएं। साथियों, सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब और जोहार। साथी, आज हम ऐसे सवाल पे बात करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इससे पहले साथियों, वैसे तो आज का दिन कई एक मायने में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक खास बात यह है कि एक महा विभूतियों का आज जयंती है, जिसमें से एक महान विभूति शैलेंद्र जी, जो महान गीतकार थे, उन्हें श्रद्धांजलि देना लाजमी है, क्योंकि उनके गीत 70 के दशक में पूरे देश में गूंजते थे और कम उम्र में उन्होंने साहित्य और फिल्मी जगत में एक नया मुकाम बनाया। वैसे शख्सियत के लिए मैं दो शब्द कह दूं कि आज ही के दिन 1923 को रावलपिंडी, जिस समय देश को आज़ादी नहीं मिली थी और संयुक्त भारत हुआ करता था, तो रावलपिंडी में उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और बहुत ही संघर्षपूर्ण जिंदगी वो जीते हुए, खुद की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो ट्यूशन करके अपना फीस भरे और पढ़ाई किए। बहुत संघर्ष के बाद वो फिल्म जगत, कविता और गीतों से जुड़े, वो इप्टा से जुड़े, प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और एक नया मुकाम पाया। बहुत ही कम समय में उनका निधन हो गया। मात्र 43 ईयर्स, 43 वर्ष के उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए। 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन शैलेंद्र जी भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गीत आज भी लोगों की जहन में, जो उस पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें ये गीत हमेशा उनके याद दिलाते रहते हैं। मैं उनकी ये गीत की कुछ पंक्तियां यूँ तो मैं गाकर नहीं, लेकिन आपको मैं चाहूँगा कि अपनी बात, उनकी बात को उनके ही शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की वो गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की गीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की गीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी कभी तो होगी इस समन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है
तू जिंदा है तो जिंदगी की गीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों से ये बिजलियों से, ये आंधियों से ये बिजलियों से पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चलेंगे हम साथ। अगर कहो ये स्वर्ग उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के ये गीत याद, जिंदगी की ये गीत में यकीन कर। जमीन के पेट में पला अमर, जमीन के पेट में पला अमन। पले हैं जले टिके न टिके सके। भूख रोग और शौराज में मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पे, तू जिंदगी के गीत में यकीन कर। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिन के दाग में, बुरे है दिन के दाग पे न दब सकेंगे एक दिन। बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत में यकीन कर। हजार भेस धर के आई है और तेरे द्वार पे, मगर तुझे न चल सके। चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की गीत पे यकीन कर। साथियों, शैलेंद्र जी की ये गीत उनकी श्रद्धांजलि के लिए मैं उनके शब्द में ही उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। अब मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ दोस्तों। आदिवासी, महिला, परंपरा और वर्तमान, ये 4 शब्द पे मुझे बात करनी है और ये बड़े ही व्यापक मायने रखते हैं, अपने आप में बड़े व्यापक मायने समेट के रखते हैं। आदिवासी वो बहुत, इस पे मैं लगातार आपके बीच आ रहा हूँ और इसके बहुत सारे चीज़ों और बहुत सारे पहलुओं पे मैं आपसे रूबरू होता रहा हूँ। दूसरा, जो आदिवासी शब्द है, इसके लिए मैं पिछले दिनों भी आपसे कहा कि ये चौथी दुनिया है और जिसे महिला कहते हैं वो आधी दुनिया है। तो आज हम चौथी दुनिया और आधी दुनिया पे बात करने जा रहे हैं। चौथी दुनिया इसी मायने में कह रहे हैं कि इनकलाब के गर्भ से उपजा आंदोलन, शोषित विहीन, समतावादी सोच और गणराज्य की स्थापना के लिए आदिवासी हमेशा आंदोलित रहे। उन्होंने कभी भी इस दुनिया में होने वाले जुल्म, अत्याचार, शोषण को चुपचाप आंख मूंद कर नहीं सहा। उन्होंने प्रतिकार किया और ये प्रतिकार के परिणाम स्वरूप हम उन्हें चौथी दुनिया की श्रेणी में रखते हैं। और दूसरा शब्द है महिला, जो कि आबादी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो आधी दुनिया है। आधे पुरुष आधा महिलाओं की दुनिया है। संयुक्त अगर कहा जाए इंसानी जिंदगी के बारे में
तो इंसान की जिंदगी, इंसान रूपी जीवन की जिंदगी रूपी गाड़ी स्त्री और पुरुष रूपी दो पहिए से चलती है। एक पहिया पुरुष है, दूसरे पहिया महिला है। तो इन दोनों पहिए के बराबर और संतुलित होना आवश्यक है। यदि एक पहिए का कद हम छोटा कर दें और दूसरे का बड़ा कर दें तो संतुलन बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। बावजूद इसके हम भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों की परंपराओं और उनके जीवन शैली को देखते हैं तो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बनिस्पत कमतर है, सभी समाज में। क्योंकि जिस समय इंसान कबीलाई जिंदगी जीता था, गांव नहीं बना था, लोग परिवार नहीं बसाए थे, उस समय समानता की बात थी। धीरे धीरे जब आर्यों का आगमन हुआ और दूसरे मंगलेशिया से लोग आए और एक स्वरूप बदला, उसके बाद समाज का स्वरूप पुरुष प्रधान समाज के रूप में होने लगा। उस समय महिला प्रधान समाज और स्त्री प्रधान परिवार हुआ करता था, उसके स्वरूप अलग होते थे। धीरे धीरे वैदिक काल के बाद से ये स्वरूप बदला और पुरुष की प्रधानता होती गई। जितने भी समाज के ताने बाने गढ़े गए, सारे समाज में यही कमोबेश यही है कि स्त्रियों की स्थिति कमतर मानी गई है। तो हम आज पूरे समाज की व्यवस्था पे नहीं, आदिवासी जनजाति की व्यवस्था पे बात करने आ रहे हैं। तो साथ ही जनजाति समाज में महिलाओं की स्थिति और समाज से थोड़ा इतर है। जनजातियों की परंपरा कथानुसार प्रत्येक जनजाति की उत्पत्ति पुरुष और नारी के किसी न किसी दंपति से होना माना जाता है। ये सारी बात सारे समुदाय के साथ में लागू है। सभी समुदाय ये मानते हैं कि उसकी उत्पत्ति एक पुरुष और एक स्त्री की दंपति से हुई है। ईसाई के लोग भी मानते हैं अपनी तरह से, एडम स्मिथ, और लोग मानते हैं। तो तरह तरह के अपने अपने तरह के लोग अपनी उपमा और उनकी मान्यताएं हैं। क्योंकि मैं आदिवासी और जनजाति समाज पे बात कर रहा हूँ, तो जनजातियों की परंपरा में भी वही बात है कि एक पुरुष और एक स्त्री की दंपति से उनकी उत्पत्ति हुई है। जनजातियों में आदि दंपति पिलचू हड़ाम पुरुष है, पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी जो महिला है। तो पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी के रूप में लोग अपने पूर्वज आदिम और उनसे ही उत्पत्ति हुआ वह पूरा जनजाति समाज है। तो मानव समाज के विकास में पुरुष के प्रकृति की अस्मिता आदि काल से ही स्वीकृत किया गया है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि समाज की पृष्ठभूमि जो बनी है, हमारे समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हम महिलाओं को देवी दुर्गा ये वो कह के उनकी सम्मान तो जरूर देते हैं, लेकिन प्रयोग में, व्यवहार में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे परंपरा में कमतर आंकी गई है। लेकिन आदिवासी समाज उससे थोड़ा सा इतर है। आदिवासी समाज में नारीत्व का समादर होना माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो समान रूप से समादर की बात है मानी जाती है व्यवहारिकता में। लेकिन यहाँ भी हम देखेंगे आगे चल के कि यहाँ भी वही बात आ जाती है जो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है, उससे वो वंचित नहीं है, उससे परे नहीं है, उससे अलग हटके नहीं है। लेकिन व्यवहारिकता में कुछ बातें हैं जो समादर की भाव दिखते हैं, दिखलाते हैं। और हम कहेंगे कि
आदिवासियों में जैसे कि जाहिर एरा, कोसाई एरा, जाहिर थान, ये सब उनके पूज्य स्थल कहे जाते हैं। वहाँ की परंपराओं में देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है। आदिवासी समाज में महिलाएं माता, बहन और कन्या 4 रूप में मान्य है। इन चारों रूपों में नारी की स्थिति आदिवासी समाज में सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक आदिवासी कन्या अपने पिता की संपत्ति मानी जाती है। थोड़ा सा इतर है, हमारे समाज में संपत्ति नहीं मानी जाती है, लेकिन आदिवासी समाज में वो संपत्ति मानी जाती है। पिता की संपत्ति है, उनके लालन पालन, सुख सुविधा, विवाह संबंध आदि का दायित्व पिता के ऊपर होता है। प्रत्येक आदिवासी समाज विभिन्न गोत्रों में विभक्त है। विभिन्न गोत्र, सभी जातियों में गोत्र हैं और आदिवासियों में भी गोत्र हैं। वो विभिन्न गोत्रों में विभक्त है। उनके कुछ प्रमुख गोत्र हैं जिसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हासदा, सोरेन, ओगरा, है ना, केरकेटा, तिरकी, तोपनो, किस्कू, टूडू, तीड़ और पिगुआ, ये उनके गोत्र हैं। इन गोत्रों में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। दूसरे समाज में है कि हम बड़े हैं तो वो छोटा है, इस तरह की प्रवृत्तियां हैं। और हर सामाजिक ढांचा जो है, समंती सामाजिक ढांचा है, वो एक दूसरे से लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं। लेकिन आदिवासी समाज के इन गोत्रों में ये तरह की भेदभाव की भावना, ऊंच नीच की कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आदिवासियों में एक विशेषता है दोस्तों। वो विशेषता क्या है कि समगोत्रीय यौन संबंध या विवाहिक संबंध पूर्ण रूपे निषेध और वर्जित है। एक गोत्र कहने का मतलब है एक ही गोत्र के लड़का और लड़की के बीच में विवाह संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो सामाजिक रीति रिवाज के आधार पर दोनों ही पक्ष के परिवार को समाज से बहिष्कृत किया जाता है, समाज से च्युत किया जाता है। उसे जाति और समाज दोनों से च्युत कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है। उससे लोग हुक्का चिल्लम बंद कर देते हैं और उन्हें दंड भी दिया जाता है। तो प्रत्येक कन्या अपने पिता की गोत्र पाती है। जैसे कि दूसरे समाज में है, हर बच्चे अपने माँ बाप में, दूसरे प्रांतों में अलग बात है, साउथ में महिला ही उसके वंश का माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पुरुष से हम वंश को मानते हैं, अपना वंश वृक्ष पुरुषों से मानते हैं। तो यहाँ भी यही चीज है कि पिता से ही परिवार का गोत्र माना जाता है। पिता जिस गोत्र के हैं, बाल उसके बच्चे उसी गोत्र के माने जाते हैं। अन्य सदस्यों की मां के गोत्र से उस बच्चे का कोई लेना देना नहीं होता। पिता के गोत्र ही वो पाता है। जिस तरह से सामान्य समाज में भी है। तो अब देखें, कन्या अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की सहायिका होती है। घर से बाहर तक वो काम करती है। न सिर्फ घर में बल्कि घर से बाहर तक वो काम करती है। अपने भाई बहनों को खिलाना, मवेशियों को चराना, आसपास के खेतों से साग सब्जी तोड़ना, जंगलों से पत्ता दतमन तोड़ना, पत्ता से दोना बनाना और पत्तल बनाकर खाना बनाने की सफाई करना, गोबर गोईठा करना आदि महिलाओं
सदस्यों को मदद करना, जरूरत पड़ने पर धान रोपनी करना, मकई काटना, फसल कटाई करना, घर के लिए पानी लाना आदि। यदि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ये तो घरेलू काम है। घर से इतर भी लोगों को मजबूरन अपनी आर्थिक स्थिति अगर कमजोर हो तो वैसे स्थिति में रेजा कुली के रूप में, ईंट भट्ठे में, कल कारखाना में, अन्य लोगों के खेतों में काम करना पड़ता है। तो ये उनकी व्यवस्था है। इस प्रकार आदिवासी कन्या अबला नहीं सबला है। अगर पढ़ी लिखी होती है, जो संपन्न परिवार होते हैं जहाँ की बच्चियां पढ़ी लिखी होती है, तो पढ़ी लिखी बच्चियां भी घर की काम करती है और अपने माँ बाप, अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। आदिवासी समाज में सबसे बड़ी विशेषता है कि इस समाज में दहेज प्रथा नहीं है। सामान्य सभी समाज में दहेज की प्रथा है और आदिवासी समाज बहुत ही इतर है इससे कि आदिवासी समाज में दहेज बिल्कुल नहीं है। दूर दूर तक दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। बल्कि ये है कि आदिवासी समाज में विवाह के लिए वधू पक्ष को वर पक्ष की ओर से ही कुछ धनराशि या पशुधन दिया जाता है कन्या मूल्य के रूप में। साथ ही साथ वधू पक्ष द्वारा बारातियों को भोजन पानी कराने, जैसे हम सामान्य जातियों में बारात लोग लेके जाते हैं लड़की को लाने के लिए, वधू को लाने के लिए, तो यहाँ भी ये रिवाज है कि शादी करने के लिए लड़का पक्ष वर पक्ष के लोग जाते हैं और बारात को लड़की पक्ष वाले किसी घास के नीचे उन्हें ठहरा दिया करते हैं। लेकिन इसके लिए वो विवश नहीं है कि उन बारातियों को भोजन कराए, उन बारातियों को पानी पिलाए। उसके लिए सारा जवाबदेही वर पक्ष जो बारात ले जाता है वो अपने साथ में सारे इंतजाम करके जाते हैं और वो उसके लिए कोई बाराती को खिलाने पिलाने की व्यवस्था और बाध्यता कन्या पक्ष में नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जनजातियों के बीच में, जो दहेज प्रथा नहीं है और कन्या के पिता को उसकी चिंता नहीं होती है कि हमारी बच्चियां बड़ी होगी तो उसकी शादी कैसे कराई जाएगी। वो उसके लिए अपने आत्मबल से ये सोचते हैं कि ये हमारी कन्या हमारी संपत्ति है, वो अर्जित करती है, घर की काम करती है और जब विवाह करके जाएगी तो उसके लिए उन्हें कन्या मूल्य भी देना होगा। इस तरह से आदिवासी समाज में माता पिता के बोझ नहीं माने जाते। हम देखते हैं कि बहुत बड़े जो हमारे यहाँ जो समाज का सोच है, कन्या को दहेज रूपी दानव के वजह से बड़े संख्या में लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन आदिवासी समाज ऐसा है जिसमें माता पिता अपने बच्चियों को बोझ नहीं समझते हैं, बल्कि वो सहारा समझते हैं, उन्हें संपत्ति मानते हैं। शिक्षित समाज में पढ़ी लिखी आदिवासी कन्याएं शिक्षिका, परिचायिका, नर्स, सेविका, सहायिका बनकर अर्थोपार्जन करती है और अपने परिवार के लिए सहयोगी की भूमिका अदा करती है। सामान्य समाज से इतना आदिवासी समाज में कन्या पुरुषों की समकक्ष मानी जाती है, मानी इक्वल मानी जाती है। सामान्य समाज में इतनी आदिवासी समाज कन्या पुरुषों के समकक्ष मानी जाती है। उनके नाचने गाने, उनके हाट बाजार जाने, काम काज करने पर सामाजिक या पारिवारिक किसी भी तरह का बंदिश नहीं है। दूसरे समाज में है कि बेटा अगर घूमने गया तो ठीक, बेटी अगर चला जाए तो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में इस तरह की बंदिशें नहीं है और विवाह होने के बाद आदिवासी कन्या पिता के स्थान पर पति की संपत्ति बन जाती है। वो संपत्ति है और ट्रांसफर जब उसके उस संपत्ति का हकदार उसके पिता के जगह पे उसके पति हो जाते हैं। और
उपार्जन या कमाई में पहले पिता का हक होता था, अब जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके पति उसके हकदार हो जाते हैं। लेकिन एक दुखद बात है साथियों कि आदिवासी महिलाओं में दर्जा तो ऊंचा है, उन्हें दहेज रूपी दानव से दूर रहना पड़ता है, लेकिन एक सबसे बड़ी कशक और दर्द भरी चीज है कि उन्हें संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन इतनी बात है कि जब शादी किए हुई कन्या अपने मैके जाती है तो पिता के और भाइयों के द्वारा उसे सम्मान दिया जाता है और उसके खाने पीने की विशेष व्यवस्था की जाती है। अगर वो उस पीरियड में अपने नैहर में रहकर कुछ काम करती है, सहयोग करती है, तो उसके उपार्जन से जो मूल्य आता है, जो राशि आते हैं, श्रम प्राश्रमिक के रूप में उस राशि को उसके पिता उसे लौटा देते हैं, क्योंकि वो शादी हो जाने के बाद वो अपने पति की संपत्ति बन जाती है। तो ये होता है। और इस समाज में भाई बहन का संबंध बहुत ही पवित्र माना जाता है। कल ही कर्मा का त्यौहार हुआ और खास करके झारखंड के इलाके में भाई की सलामती के लिए बहनें निर्जला उपवास रखती है और प्रकृति की पूजा करती है, कर्म डाण की पूजा करती है। ये प्रकृति पर्व कल ही हुआ और आदिवासी समाज की ये पर्व है, खास करके झारखंड का ये पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व। तो बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए ये कर्मा पर्व करती है और इन दोनों के बीच जो संबंध होते हैं बहुत ही पवित्र होते हैं। इसके पीछे और भी आर्थिक और उपार्जन का भी कारण होता है कि जब उनकी बहनें शादी करके जाती है तो वर पक्ष की ओर से उनके भाइयों को कुछ न कुछ दान स्वरूप मिलता है, आर्थिक दान मिलता है या पशु दान मिलता है। तो ये रिवाज आदिवासी समाज में है। तो आदिवासी समाज में खास करके विवाह के बाद जब विदाई के समय, जब विदाई करके हम आम समाज में जब बेटियां जाती है, कन्या जाती है, तो इस समाज में जब कन्या जाती है तो उसके भाई या पिता अपने होने वाले या हुए दामाद या अपने कन्या के पति से कहते हैं कि हम चुस्त दुरुस्त अवस्था में अपनी बेटी या अपनी बहन को सौंप रहे हैं, जिसे अच्छी तरह ठोक बजाकर तुमने ग्रहण किया, बाद में कांसा या पित्तल हो जाए अथवा भांग फूट जाए तो उसकी जवाबदेही तुम पर होगी। कितनी बड़े एग्रीमेंट होता है। इसकी हड्डी पसली और राख तक तुम्हें सौंप रहे हैं, परंतु यदि उसके कन रक्त सिर रक्त गिरे तो उसकी खोज हम अवश्य करेंगे। मैंने उसे सुरक्षित स्वस्थ रूप में दिया गया और उसे ये कहा गया कि मैं तुम्हें अपने कन्या को स्वस्थ रूप में सौंप रहा हूँ। अगर वो अस्वस्थ हो जाए या उसके शरीर में कहीं भी खरोच आ जाएगा, उसकी जवाबदेही आप पर होगी, है ना। ये एक तरह से हिदायत है, एक तरह से एग्रीमेंट है और एक तरह से उन्हें चेतावनी है। इस तरह से आदिवासी कन्याएं कामली मात्र नहीं बल्कि बेहतर सहकर्मी भी वह करती है। वह घर को साफ सुथरा करती है, सजाती संवारती है, साथ में बच्चों की परवरिश करती है, शिक्षा दीक्षा करती है, शादी विवाह के मामले में अपनी पति को परामर्श भी दिया करती है। पर्व त्योहार विवाह उत्सव आदि के अवसर पर वह नाच गाने के लिए स्वतंत्र रहती है। आदिवासी समाज में पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं,
पहली खासियत दहेज प्रथा नहीं है। दूसरी खासियत है कि इसमें पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं है, किसी से भी पर्दा करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पति के बड़े भाई, इसे हम आम तौर पे कहते हैं, क्या कहते हैं, भैंसुर, तो बड़े भाई और पिता जिसे ससुर कहते हैं, उन दोनों से विशेष सम्मान देने का रिवाज है। उसके साथ बैठने का रिवाज नहीं है। लेकिन दूसरी ओर पति के छोटे भाई, उसकी बहन, उसकी नाना नानी, उसके दादा दादी के साथ में मजाक करने का भी रिश्ता है। आदिवासी समाज में तलाक का भी रिवाज है। अगर किसी तरह से इनके बीच में आपसी तालमेल नहीं बैठते हैं, वैवाहिक संबंध, तो विवाह विच्छेद करने की भी प्रवृत्ति है। इस समाज में महिलाएं जो है हल नहीं चलाती, सभी समाज में नहीं चलाती, क्योंकि ये मानते हैं कि महिला धरती जो है महिला है और महिला भी महिला है। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के ये तालमेल संभव नहीं है, इसीलिए महिलाएं हल नहीं चलाती है। और वो जो अपने घरेलू देवता पितर हैं, उसमें भी पूजा पाठ में वो सम्मिलित नहीं होती है। उन्हें कुईड़ी बिरु माने दूध पत्नी को ये कहा जाता है, और ओड़ा बोगा ये ग्रीक देवी के रूप में मानी जाती है। पत्नी को वो लोग ओड़ा बोगा माने ग्रीक देवी कहते हैं। तुआदारे दूध तरु, माँ को तुआदारे माने दूध तरु के रूप में कही जाती है। तो ये स्त्रियों के साथ में उनका ये सम्मान है। तो अब हम देखेंगे कि यूं तो हमने अब तक इतनी बातें की, तो पाया कि दूसरे समाज से ये समाज इतर है, इसमें खासियत है, इसमें विशेषता है, उसमें समानता है, उसमें पर्दा प्रथा नहीं है, बंदिशें नहीं है, स्वतंत्रता है और दहेज प्रथा नहीं है। लेकिन एक खामियां हर जगह है, खामियां यहाँ भी है। मैंने कहा कि पूरे समाज की बनावट पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की यदि प्रधानता रही है। यूं तो आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति अन्य समाज की महिला अन्य समाज के पुरुषों की तुलना में पुरुष के बराबरी माने जाती रही है। परंतु यह बात जिसे मैं कहा और कहने जा रहा हूं कि संपत्ति के अधिकार, परंतु संपत्ति के संबंध में इस मामले में इस समुदाय में बिल्कुल ही इतर है। आदिवासी महिलाएं परंपरागत प्रथा के तहत संपत्ति के अधिकार से बिल्कुल ही वंचित है। दूसरे समाज में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय सुनाया है। तो झारखंड में खास करके, झारखंड की बात मैं करता हूँ कि झारखंड के अंतर्गत 2 काश्तकारी अधिनियम बनाए गए हैं। जो काश्तकारी अधिनियम बनाने के पीछे बहुत से संघर्ष हुए, बहुत कुर्बानियां दी गई, तब वो अंग्रेजों के द्वारा ये काश्तकारी अधिनियम बनाए गए। ये 2 काश्तकारी अधिनियम आज भी मौजूद है। तो मैं एक एक करके आपसे, तो सबसे पहले छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो कि 1900 बिरसा मुंडा के संघर्ष के परिणाम स्वरूप आदिवासी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बना। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 7-8 में इस बात का उल्लेख है
कि आदिवासी समाज में जमीन का उत्तराधिकारी सिर्फ पुरुष वंश ही किया जा सकता है, पुरुष वंश में ही किया जा सकता है। आदिवासी समाज में औरतों का इसका कोई कतई अधिकार नहीं है, बल्कि अधिनियम की धारा 46 भी यह उल्लेखित है कि यदि आदिवासी समाज में स्त्री भूमि का हस्तांतरण, भेंट या विनिमय किया जाना हो तो उसके लिए भी वंशानुगत पुरुष ही योग्य होगा। वहीं दूसरे काश्तकारी अधिनियम जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में भी यही बातें हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक सुविधा दी गई है, वो इस रूप में है ताबेन जोग। एक परंपरा है संथाल परगना में आदिवासियों की ताबेन जोग के तहत लड़की को विवाह के समय एक टुकड़ा जमीन देने की परंपरा है। वहीं दूसरी ओर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि जमीन के मामले में महिलाओं का कोई अधिकार या कोई उत्तराधिकार नहीं है। यूं कहे तो आदिवासी समाज के जमीन के अधिकार के संबंध में तब से चर्चा हो रही है जब मधु ईश्वर एवं अन्य बनाम बिहार सरकार और जूलियाना लकड़ा और अन्य बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 1996 को आदिवासी महिलाओं के संपत्ति के अधिकार देने की बाबत अपना निर्णय सुनाया। इस संबंध में अदालत का कहना था कि आदिवासी समाज में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है। प्रथागत कानून के तहत उन्हें पिता अथवा पति की जमीन का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है। भारतीय संविधान की धारा के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता और समानता के अधिकार प्रदान करने वाले धारा 14, 15, 21 में भी उन्हें वंचित रखा गया। किंतु उन दिनों आदिवासी समाज के संगठनों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। आदिवासी समाज का यह कहना है कि आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री नहीं होती है, इसीलिए यह अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। वहीं इस संबंध में डॉक्टर प्रख्यात शिक्षाविद आदिवासी संस्कृति के रक्षक प्रणेता रामदयाल कुंडा जी का कहना था कि सैद्धांतिक रूप से जमीन किसी एक की नहीं हो सकती है। प्रथा और परंपरा ने इसे पुरुष को स्थान दिया है, महिलाओं को इससे वंचित रखा है, अन्यथा भूमि पर पुरुष और महिला दोनों को अधिकार है। तो आदिवासी समाज में महिलाओं को जमीन से अधिकार कैसे वंचित किया गया है। अब हम देखते हैं कि झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड राज्य आज बने 20 वर्ष हो गए। दोस्तों, ये तो झारखंड बनने से पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय सुनाया, लेकिन जब झारखंड बनने के समय ढेरों सवाल किए जाते थे कि इन समस्याओं का निदान होगा, इसके सार्थक रास्ते निकाले जाएंगे, लेकिन झारखंड बनने का 20 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई सार्थक निर्णय नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ही सड़क के नाम पर, अन्य तरह के विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर आदिवासियों की परंपरागत जमीन को छीन लिया गया। औने पौने कीमत पर आदिवासियों की जमीन निजी कंपनियों, पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया। जबकि झारखंड निर्माण के समय इन मुद्दों को उठाया जाता रहा है कि उपनिवेशवाद और संबंधवाद को समाप्त करके समतामूलक समाज की संरचना के लिए पंचायत और ग्राम सभाओं की जमीन पर हक देने की बात की गई। उस समय जब लड़ाई लड़ी जाती थी, उस समय ये कही जाती थी कि अभी ये उपनिवेशवाद और सामंतवाद को समाप्त करके
करके समतामूलक समाज की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया जाएगा। लेकिन राज्य बनने के बाद ये सारी बातें लोगों ने इसे बंद करके, इस फाइल को बंद करके कूड़े की ढेर में फेंक दिया। झारखंड बने 20 साल बीत गए, परंतु आदिवासी महिलाओं की समुचित विकास के लिए किसी भी प्रकार से सरकार ने सुधि नहीं ली, जबकि यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। आदिवासी महिलाओं को अन्य समुदाय की तरह संपत्ति पर अधिकार नहीं है। पति पत्नी के नाम, तो हम ये मांग करते हैं कि पति पत्नी के नाम पर संयुक्त जमीन का दस्तावेज बनाए जाए। आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुचित, सरल और कौशलता का विकास, शिक्षा का विकास, तकनीकी का विकास होना चाहिए। प्रशिक्षित महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार पुलिस, नर्स, शिक्षिका आदि में नियुक्ति होनी चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि आप झारखंड बनने के बाद उसकी परिदृश्य को देखें। रोजगार के अभाव में अधिकांश आदिवासी महिलाएं दूसरे प्रांतों में जाकर शोषण दोहन की शिकार होती रही। दूसरे प्रांतों में दूसरे की यहाँ दाई के काम कर झारखंड की 70%, 1-2 नहीं 70% लोग दूसरे प्रांतों में जाकर दाई की काम करती है, जहाँ उसके साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण दोहन होता है। कितने ही महिलाओं की हत्या हो जाती है, कितनी महिलाएं अनचाही बच्चों को जन्म देकर लौट आती है और उसके परवरिश में बहुत दिक्कतें आती है। बहुत से लोग यौन रोगों से ग्रसित होकर लौटती है, जो मौत की स्थिति को झेलती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन महिलाओं के पलायन और वापसी के बाद पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। रोजगार के लिए गंभीरता से सोचा जाए, उनके निदान के लिए पहल होनी चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़े खतरनाक और सबसे शर्मनाक स्थिति है कि इस समुदाय में अंधविश्वास, डायन प्रथा, ओझा गुनी, ये सारी प्रवृत्तियां हैं जो अशिक्षा और अज्ञानता के वजह से है। मुझे लगता है कि इसके प्रति भी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि या बीमार पड़ने पर वो डॉक्टरों के पास जाए, ओझा गुनू, झाड़ फूक से वो बचे, डॉक्टरों से इलाज कराएं, वो अपनी स्वस्थ मानसिकता से इन चीज़ों से ऊपर उठे। और जो शिक्षित समाज है, जो शिक्षित समाज, आदिवासियों में जो शिक्षित समाज है, तो इन चीज़ों से वो दूर है। तो ये खास करके मुझे लगता है कि इस समाज में 2 कमियां हैं। एक तो है स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार दिया जाए, और दूसरी बात है कि ओझा गुनी, डायन, भूत के नाम पर जो हत्याएं होती है, जो हिंसा होती है, और खास करके इस हिंसा के शिकार महिलाएं होती है। समाज की प्रवृत्ति है, जब विपदा किसी भी तरह की आती है तो सबसे ज्यादा शिकार, दूसरे भी समाज में सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे होते हैं। तो जरूरत है कि हम इन चीज़ों से निजात पाने के लिए इस पे पहल करें। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि आप दक्यानुशी ख्याल से, अंधविश्वास से दूर रहें और अपने समाज को बेहतरी करने के लिए सरकार को भी चाहिए और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें भी चाहिए कि उन चीज़ों से उन्हें निजात दिलाएं, उन्हें जागरूक करें, और ताकि वो बेहतर समाज की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद साथियों, मैं आज अपनी बात यहीं पे विराम देता हूँ। फिर मैं मिलूँगा अगले ब्रेक के बाद। धन्यवाद, सभी को जोहार। धन्यवाद। आप साथियों से आग्रह है कि आप अगर जुड़े हैं उसे पसंद करें, प्रतिक्रिया दें, सब्सक्राइब करें।
फिर हम मिलेंगे दूसरे दिन दूसरी बातों को लेकर। मैं लगातार यहाँ के जनजीवन, यहाँ के व्यवस्था और यहाँ के सारे चीज़ों को लेकर आपके समक्ष आ रहा हूँ, पुनः आऊँगा। और ये क्रमशः मुझे लगता है जब तक ये लॉकडाउन वाली स्थिति बनी रहेगी, मैं आपके साथ में इन अपने विचार को साझा करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।